Assalamu alaikum viewers. My name is Muhammad Yasir Kyani, Assistant Professor of Chemistry, and today our topic is proteins, structure of proteins. Okay. So today we're going to discuss the classification of proteins on the different bases and biological functions of the proteins and properties of proteins in detail. So let's start. तो प्रोटीन्स बुनियादी तौर पर क्या होती हैं? प्रोटीन्स आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स का आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव मेनी न्यूमरस स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. आगे हम इसकी वैरायटी डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स हैं बुनियादी तौर पर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चरल बेस है उनकी. द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. लाइक हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन है, हमारी स्किन प्रोटीन से बनी हुई है, हेयर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. इसी तरह तमाम सेल्स की सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बने हुए हैं. उनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, all they are made up of proteins. Okay, so यहाँ हम बात करेंगे आगे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय मींस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या होती है प्रोटीन्स की? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्रोटीन्स जो होती हैं ये अमाइनो एसिड के कंबाइन होने से बनती हैं. एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, फिर तीसरे से पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है. इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाते हैं और प्रोटीन का एक पॉलीमर बन जाता है, एक लॉन्ग चेन बन जाती है प्रोटीन की. ठीक है, तो अगर वो प्रोटीन लीनियर सीक्वेंस के अंदर हो तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर. उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे. और प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर देयर. पेप्टाइड बॉन्ड उनके लीनियर लिंक के अंदर होते हैं. आगे आप देखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड उनके अंदर सल्फर क्रॉस ब्रिज लिंक जो उनके अंदर होता है. एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके नीचे दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, उनमें क्रॉस लिंकिंग होती है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड. अब ये देखिए आपके पास ये अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स अभी हम उसका डिटेल से स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड क्या होता है. तो अमाइनो एसिड्स के साथ ये अमाइनो एसिड आपस में बाइंड हुए हैं लाइक अ चेन. ठीक है, और ये बॉन्ड उनके दरमियान कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है. ठीक है, एंड दैट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बेसिकली एक पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है. तो दिस पेप्टाइड बॉन्ड मेक्स अ प्रोटीन चेन एंड दैट इज कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन. व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन्स मींस देयर आर सो मेनी न्यूमरस पेप्टाइड bonds are there. ठीक है, many amino acids are being combined and they are making a peptide bond in them. So a protein containing many peptide bond that simply means it contains many amino acids in it and that is said to be a polypeptide chain. उसे हम क्या कहेंगे? एक polypeptide chain कहेंगे. उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा लीनियर सीक्वेंस होता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का इस तरह बनता है जब उसमें एक स्पैटियल अरेंजमेंट होती है. ठीक है, जिसमें पेप्टाइड सेगमेंट्स और बैकबोन एटम्स बनते हैं. ठीक है, यानी प्रोटीन जो है वो ट्विस्ट होगी. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शीट्स अगर ये फोल्ड हो रही है या इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स अगर ये ट्विस्ट हो रही है. ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू मेक अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. लुक एट दैट. ये अमाइनो एसिड अब हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपस में एक स्पाइरल अरेंजमेंट के अंदर आ रही है. ठीक है, अब ये देखिए स्पाइरल अरेंजमेंट में एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोनाइल है उसकी ऑक्सीजन दूसरे अमाइनो एसिड की किसी भी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है. दीज फोर्सेस दे कन्फॉर्म द प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. देन इट विल बी कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स. अगर वो फोल्डेड शीट्स की शक्ल में बना रही है उसे हम बीटा प्लेटेड शीट्स कहेंगे. क्या कहेंगे? बीटा प्लेटेड शीट्स. उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर. यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब फर्दर कॉम्प्लिकेट होता है तो इट विल बी कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर. ये 3 डायमेंशनल होता है. 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ अ प्रोटीन इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर. लुक एट दैट. अब वो हेलिक्स जो है इसके अंदर होंगे और दोबारा इसको फर्दर जो है वो ट्विस्ट करके तो डाइसल्फाइड लिंक इनमें बनते हैं. एक
प्रोटीन के अंदर सल्फर कंटेंट होगा, दूसरे का अंदर सल्फर कंटेंट होगा और उस सल्फर कंटेंट से डाइसल्फाइड लिंक बनता है। इसके मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि फर्स्ट करो ये आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन इनसाइड। इसी तरह ये आपके पास एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। आपके पास एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आगे से अरेंज हो रही है, इसमें सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है, ये सल्फर है, इसमें भी सल्फर है, तो ये सल्फर और सल्फर आपस में जो लिंक बना रहे हैं इसको डाइसल्फाइड लिंक कहते हैं। इसको सल्फर ब्रिज भी कहते हैं प्रोटीन्स का, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सल्फर ब्रिज। सल्फर ब्रिज जो होता है इसको डाइसल्फाइड लिंक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड लिंक। ये लिंक बेसिकली दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आपस में अरेंज करता है, ठीक है, इट जॉइंट्स द टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फर्दर मोर जो चीज आएगी, ठीक है, अब हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आएगा। टर्शरी के बाद अगला जो स्ट्रक्चर आता है फर्दर मोर, उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में टर्शरी स्ट्रक्चर फर्दर कॉम्प्लिकेट होता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इट इज द स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बहुत सारे सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं, यानी दो अल्फा हेलिक्स मिलेंगी, दो बीटा प्लेट्स मिल सकती हैं, ठीक है, यानी फोल्डेड प्रोटीन आपस में फिर रीजॉइन होंगी और फिर वो अपनी आयनिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की मदद से ये सब यूनिट्स आपस में ज्वाइन करेंगे। जैसे हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये बेसिकली इसमें दो अल्फा और दो बीटा चेन्स है, ठीक है, तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मिलने से एक ग्लोबुलर शेप मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, इसकी हीमोग्लोबिन बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल फंक्शन की बेस पे हम प्रोटीन को क्लासिफाई करें तो उनमें सबसे पहले एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, लेट मी टेल यू। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दीज आर कैटलिस्ट इन वीवो, ठीक है, ये सेल के अंदर कैटालाइसिस करते हैं। जो हमारे सेल के अंदर देयर आर न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शंस आर गोइंग टू हैपन, दोज रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल without these enzymes. So enzyme just they reduce the energy of activation, they decrease energy of activation by altering the path of biochemical reaction, और किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का पाथ अल्टर करते हैं, ठीक है, वो एंजाइम्स बुनियादी तौर पर उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ये जिस चीज के साथ एक्ट करते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एक एंजाइम के साथ एक्ट करेगा, उससे फिर प्रोडक्ट बनेगी और एंजाइम उससे डिटैच हो जाएगा। सो दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, ठीक है, तो प्रोटीन्स आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शन एंड कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास अमाइनोपेप्टिडेज है, ठीक है, डाइपेप्टिडेज है, तो पेप्सिनोजन है, पेप्सिन है, ये सारे प्रोटीन कंटेनिंग एंजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को कैरी आउट करेंगे, डिफरेंट किस्म के बायोलॉजिकल रिएक्शंस को ये कैटालाइज करेंगे। उसके बाद दूसरी होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का काम होता है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, देयर आर 5 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर आरबीसी। एक आरबीसी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ईच मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इट मींस दैट एक सिंगल रेड ब्लड सेल 20 मिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा होता है। लुक एट द फंक्शन ऑफ इट, ठीक है, दिस ड्यू टू दिस फंक्शन हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो 19.6 ml पर 100 ml होती है, यानी ऑलमोस्ट 20% ऑफ आवर ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ऑफ ऑक्सीजन। So hemoglobin is a globular protein present in the RBC of the blood and bind with oxygen, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है। तो अब इसका काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी
लंग्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, तो ब्लड के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाते हैं। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन सप्लाई हमारे सेल्स जो वो मेटाबॉलिज्म करते रहते हैं और जिंदा रहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म होती है वहाँ ऑर्गन फेलियर हो जाता है या कोई भी सेल जो है उसकी डेथ हो सकती है। आगे स्टोरेज प्रोटीन्स हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स वो होती हैं जो सब्सटेंसेस को स्टोर करती हैं, ठीक है। दीज आर दोज स्टोर्ड इनसाइड द सेल ऑफ द टिश्यू। सेल्स और टिश्यू के अंदर रिजर्व फूड के तौर पर भी स्टोर हो सकती हैं। इनका काम स्टोर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना है और बाद औक़ात किसी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करना हो सकता है, जैसे कैजीन मिल्क प्रोटीन है, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीन को स्टोर करने वाला सब्सटेंस है। ये स्टोरेज प्रोटीन है, मिल्क के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। फेरेटिन बेसिकली एक आयरन स्टोरिंग प्रोटीन है विच इज प्रेजेंट इन द स्प्लीन एंड लिवर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज फेरेटिन। ये आयरन को स्टोर करती है। इसके अलावा कंट्रैक्टाइल और मोटाइल प्रोटीन्स होती हैं, दे मूव द मसल, जैसे एक्टिन और मायोसिन है। बेसिकली ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। दीज प्रोटीन इंक्लूड एक्टिन एंड मायोसिन। आपने मसल वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि एक्टिन और मायोसिन किस तरह मसल के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर थिन और थिक फिलामेंट होते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ दीज कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोशन इन द बोन्स। अल्टीमेटली मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे टेंडन्स हैं, कार्टिलेज है। टेंडन बुनियादी तौर पे क्या करता है, मसल को अटैच करता है बोन के साथ। लुक एट, ये आपके पास ये टेंडन है, ये मसल को बोन के साथ अटैच कर रहा है। लिगामेंट बेसिकली बोन को बोन के साथ अटैच करेगा। लिगामेंट बाइंड बोन टू बोन, टेंडन बाइंड मसल टू बोन। तो ये सारी की सारी क्या है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है जी। उसके बाद ये फाइब्रस भी हो सकती हैं। आगे आपके पास ये देखें बोन मैरो ऑफ द ह्यूमन है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, अच्छा। उसके बाद आगे बात आती है रेगुलेटरी प्रोटीन की। रेगुलेशन क्या होती है, किसी प्रोसेस को कैरी ऑन करना, किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब फंक्शन, ठीक है। तो द प्रोटीन विच हेल्प टू रेगुलेट सेलुलर और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, दीज आर कॉल्ड रेगुलेटरी प्रोटीन्स। हार्मोन्स, इंसुलिन है, ये बेसिकली रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि पैंक्रियाटिक टिश्यू में बनती है और ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, पिट्यूटरी एंड पैराथायरॉइड, ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेटरी प्रोटीन का काम होता है किसी भी चीज़ की अमाउंट को बैलेंस रखना, किसी चीज़ की सब्सटेंस के अमाउंट को बैलेंस रखना, दैट्स कॉल्ड रेगुलेटरी प्रोटीन। उसके बाद आगे चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अदर फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। देयर आर नंबर ऑफ प्रोटीन विच आर फंक्शंस आर नॉट येट स्पेसिफाइड। अब इसमें ये देखें, ये मोनेलिन प्रोटीन है, ये अफ्रीकन प्लांट से निकलती है प्रोटीन, इससे हासिल होती है और ये इंटेंसली स्वीट है और यूज एज आर्टिफिशियल नेचुरल जो स्वीटनर है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक फूड स्वीटनर, इसे मोनेलिन कहते हैं। इसी तरह एंटी फ्रीज है, ये कुछ फिशेज हैं, आर्कटिक फिशेज हैं, उनके अंदर ये एंटी फ्रीज प्रोटीन जो है दैट प्रिवेंट्स देयर ब्लड टू बी सॉलिडिफाइड इन द आइस कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में खून को जमने से रोकने वाली जो प्रोटीन है ये एंटी फ्रीज है। इसी तरह रेजिलिन प्रोटीन है, टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द विंग हिंजेस ऑफ द सम इंसेक्ट्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज। जो उनके विंग हिंजेस होते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स बहुत तेजी से विंग्स को मूव करते हैं। अब शेप और सॉलिबिलिटी की बेस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। फाइबरस प्रोटीन है, दीज प्रोटीन है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इनमें पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी होती है जो कि पैरेलल होती है और इनमें कोलेजन, केराटिन, ये स्किन और हेयर की प्रोटीन केराटिन होती है, फाइब्रिनोजन, ठीक है, ये ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं और मसल प्रोटीन, ये सारी की सारी वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इनको फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स ग्लोब शेप बॉल लाइक प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, गैंगनुमा प्रोटीन्स होती हैं एंड दे आर लेस स्फेरिकल इन नेचर ड्यू टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स,
ठीक है, इनमें हाइड्रोफोबिक एंड इनसाइड होता है। प्रोटीन में बहुत सारे एंड्स होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो इनके हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। दे आर वेरी सॉल्युबल इन द एक्वा सॉल्यूशन, क्योंकि जो वाटर रिपेलिंग साइड है वो अंदर की तरफ है और वाटर लविंग साइड इनकी बाहर की तरफ है। तो बाहर पानी पोलर सब्सटेंस है, पोलर सॉल्वेंट है, तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाती हैं। जैसे मायोग्लोबिन है, एल्ब्यूमिन है, ठीक है, और कैजीन है, हीमोग्लोबिन, ऑल ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन एंड हार्मोन्स, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जांपल है। कुछ इनमें से सॉल्युबल है बहुत ज़्यादा पानी में, ये देखिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे कंपोजिशन के हिसाब से। तो सिंपल प्रोटीन्स आपके पास कौन कौन सी हैं जो हाइड्रोलिसिस से अमाइनो एसिड देती हैं? नो मेजर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स, फर्दर प्रोडक्ट्स नहीं देती, ठीक है। दे यूजुअली कंटेन अबाउट 50% कार्बन एंड 7% हाइड्रोजन एंड 23% ऑक्सीजन along with 16% नाइट्रोजन एंड 0 to 3% सल्फर। एग एल्ब्यूमिन है, ठीक है, ग्लोबुलिन्स है, ग्लूटिन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी सिंपल प्रोटीन्स होती हैं जो कि सिंपल डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अमाइनो एसिड एक लम्हे के लिए मुझे बताने देंगे क्या होता है। देखें प्रोटीन का जो यूनिट है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं। ये इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है जी। एक इसके साथ अल्फा कार्बन होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप, एक इसके साथ अमाइनो ग्रुप होता है। ये अमाइनो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये इसकी अल्फा कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। ये सिंपल सा एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के कंबाइन होने से मजीद प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं। ये अमाइनो एसिड बार बार आपस में अटैच होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये देखिए आपके पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नेबरिंग में यहाँ पर ये एक अमाइन ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड है, दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप है, ठीक है। ये देखिए अब ये अमाइनो एसिड और है, ये साथ है इसके नेबरिंग अमाइनो एसिड है। यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये कंडेंस हो गया। अब ये कार्बन इस नाइट्रोजन से लिंक हो जाएगी, ठीक है। जब कार्बन इस नाइट्रोजन से लिंक हो जाएगी तो कार्बन नाइट्रोजन लिंक को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ये लिंक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, ठीक है, और लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से ये कार्बन नाइट्रोजन लिंक बन जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। से क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड फिर आगे बनता चला जाएगा। ये वाला अमाइनो एसिड नेबरिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होगा और इस तरह ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये आर भी रिप्लेस हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है। एक अमाइनो एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकते हैं, दो अमाइनो ग्रुप भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, जब हम अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस पर यह डिपेंड करता है सारी चीज़ें कैसे आती हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है जी। अब हम चलेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की तरफ वापस अपने लेक्चर में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बुनियादी तौर पर वो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो दे डू नॉट ईट ओनली अमाइनो एसिड बट अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। जब उन प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो उनसे डिफरेंट किस्म की और भी सब्सटेंसेस निकलते हैं, ठीक है। और नॉन अमाइनो एसिड पार्ट होता है इनके अंदर, ठीक है, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर पे बेस किया जाता है इनको। अब ये देखिए आपके पास ये क्लासेस हैं, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हमेशा उस वक्त बनेगा जब दो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपस में या दो सिंपल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। प्रोटीन जब लिपिड के साथ कंबाइन होगी तो लिपोप्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होगी ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगी। तो इसी तरह फास्फोरिक ग्रुप इसके साथ फास्फोप्रोटीन, हेमोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, डिफरेंट किस्म के, और ये उनके प्रोस्थेटिक ग्रुप है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। जब आप इन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, लिपोप्रोटीन को, तो लिपिड अलग होगा, प्रोटीन अलग होगी। ग्लाइकोप्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट अलग होगा और
प्रोटीन पार्ट अलग हो जाएगा। जैसे इम्यूनोग्लोबिन जी है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन में बायोलिपोप्रोटीन ऑफ ब्लड है, इसी तरह डिफरेंट किस्म के हैं। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप देखें, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट मेटल्स हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मोलिब्डेनियम है। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। आरएनए जब प्रोटीन से कंबाइन होता है तो न्यूक्लियो प्रोटीन बनाता है। जब आप उसको डाइजेस्ट करेंगे तो प्रोटीन अलग हो जाएगी और आरएनए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ। अब न्यूट्रिशनल बेसिस होगी हमारे पास, कंप्लीट प्रोटीन वो होगी जिसमें एडेक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। देखिए, प्रोटीन हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स उनकी ब्रेकडाउन हो रही होती है, वो नए बढ़ रहे होते हैं, नए सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं। इसके लिए ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी में वेयर एंड टेयर होती रहती है, सेल के अंदर वेयर एंड टेयर होती है। सेलुलर लेवल पे हमारी बॉडी को रेगुलरली अमीनो एसिड की सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, एक सेल के अंदर और ह्यूमन बॉडी के अंदर एक अमीनो एसिड पूल होता है। ठीक है, वो पूल अमीनो एसिड का जो होता है, यानी बहुत सारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से कुछ एसेंशियल होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होंगे विच आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी से प्रिपेयर नहीं कर सकती। ठीक है, हमें फूड सोर्स से वो लेने पड़ेंगे, उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो जिस प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हो वो कंप्लीट प्रोटीन कहलाएगी। कुछ होते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, जिनकी कुछ प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होती है, कुछ हमें आउटसोर्स करने पड़ते हैं, फूड से लेने पड़ते हैं, उनको हम कहते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होंगे, ठीक है, जो हमारी बॉडी में एडेक्वेट अमाउंट में प्रिपेयर हो जाते हैं, इनफ क्वांटिटी में प्रिपेयर हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जिस प्रोटीन में तमाम एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों उसको कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। तो तमाम एनिमल सोर्स की प्रोटीन, मसलन गोश्त, अंडे, चीज़, दूध, ये सब की सब क्या है, कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अगर इनका इंटेक किया जाए तो हमारी प्रोटीन की नीड्स पूरी हो जाएंगी। और अगर प्लांट प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्लांट प्रोटीन्स में कुछ अमीनो एसिड्स किसी में मिसिंग है, किसी में, ठीक है, तो उनमें से कोई भी प्रोटीन ऐसी नहीं है जो कंप्लीट प्रोटीन हो। ठीक है, तो हम उसको कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं, प्लांट प्रोटीन्स को भी, जब हम दो डिफरेंट किस्म के फूड जो प्लांट फूड्स हैं उन्हें मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में इनकम्प्लीट प्रोटीन एनी प्रोटीन दैट लैक्स वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड, जैसे बीन्स हैं, ठीक है, नट्स हैं, ये इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इनके साथ हमें सप्लीमेंट्री और कोई चीज़ भी लेनी पड़ेगी, यानी कोई और सोर्स भी प्रोटीन का यूज़ करना पड़ेगा अपनी अमीनो एसिड नीड्स को पूरा करने के लिए। उसके बाद कंबाइनिंग द इनकम्प्लीट प्रोटीन्स टू क्रिएट कंप्लीट प्रोटीन्स, डिफरेंट फूड्स के जो हम कम्बिनेशन पका लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम वेजिटेबल्स डिफरेंट तरह की मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, दालें मुख्तलिफ तरह की मिक्स कर सकते हैं, उससे हम उनको मिला के कंप्लीट कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स बना सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है। आगे हम बात करेंगे सैंपल्स ऑफ द कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। ठीक है, क्रिएट कंप्लीट प्रोटीन, वन मील इंक्लूड ग्रेन्स विद लेग्यूम्स, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, नट्स विद लेग्यूम्स, ग्रेन्स विद डेयरी, होल व्हीट पास्ता, ग्रेन्स विद द सीड्स एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रोटीन्स की? प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जैसे कि आपने अमीनो एसिड के अंदर देख लिया कि कार्बन भी मौजूद थी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी, ये चार चीजें प्रोटीन में मौजूद होती हैं। मोस्टली कार्बन ज्यादा होती है। कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड दैट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट आर द पेप्टाइड बॉन्ड्स? इट इज द कार्बन नाइट्रोजन लिंक बिटवीन two amino acids of any protein. They act as a catalyst, enzymes that speed up the rate of reaction, ये भी बात हो चुकी है। They provide structural support to the cells, ठीक है, transport the substances, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन में, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में। डिफेंस मैकेनिज्म में जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज हैं, ये भी प्रोटीन्स होती हैं। और इसके अलावा केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने वाली भी प्रोटीन्स होती हैं, और हार्मोन्स जो सक्रिय होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डीनेचरेशन आती है। डीनेचरेशन क्या होती है?
डीनेचुरेशन ये होती है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जब आप प्रोटीन को हीट अप करते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ से रिएक्ट करते हैं, प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो डिसरप्ट हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए, उसे डीनेचुरेशन कहते हैं, ठीक है। विद प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड लूज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन कोगुलेट हो जाए। प्रोटीन का सिंपल टेस्ट ये है कि जब किसी सोल्यूशन में प्रोटीन मौजूद हो, उसे आप हीट करें, वो क्लम्प हो जाएगी, ठीक है, कोगुलेट हो जाएगी, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन, जिसमें प्रोटीन्स की और न्यूक्लिक एसिड्स की जो क्वाटरनरी, टर्शियरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अपने नेटिव स्टेट में चले जाते हैं, वो डिसरप्ट हो जाए। यानी व्हेन द प्रोटीन लूजेस देयर कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्म यानी प्रोटीन अपना जो बना बनाया स्ट्रक्चर है उसको लूज कर, स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, बेस भी है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी हैं, ऑर्गेनिक साल्ट्स भी हैं, अल्कोहल भी है, क्लोरोफॉर्म भी है, रेडिएशन भी है और हीट भी है। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो प्रोटीन के अंदर डीनेचुरेशन कॉज कर सकते हैं। आई रिपीट, इनऑर्गेनिक साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कंसंट्रेटेड एसिड्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सॉल्वेंट, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, किसी टाइप की रेडिएशन या सिंपली हीट, दे कैन डीनेचर द प्रोटीन। ये देखें डीनेचुरेशन, या आपके पास नॉर्मल प्रोटीन थी, लूज ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाता है, इनमें लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाता है, ठीक है, कि इसमें प्रोटीन दोबारा अपने डीनेचर्ड फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद दोबारा अगर ये रीनेचर हो जाए, ठीक है, रीनेचुरेशन, तो ये रीगेन कर लेती है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दे आर वेरी सेंसिटिव अपॉन देयर फोल्डिंग्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, देयर फंक्शन इज हाईली रिलेटेड विद देयर कन्फर्मेशन। Denaturation occurs because the bonding or interaction responsible for secondary structure। आपको पता है कि बॉन्डिंग और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ें आई थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होती थी, जिस वजह से वो चेंज प्राइमरी से सेकेंडरी में चेंज होती थी, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी में, टर्शियरी से क्वाटरनरी में, तो वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट चेंज के दरमियान बने होते हैं। डाइसल्फाइड लिंक मैंने आपको बताया। इन टर्शियरी स्ट्रक्चर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, साइड चेंज इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साल्ट ब्रिजेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये वो 4 फोर्सेस हैं, ठीक है, ये डिसरप्ट हो जाती हैं हीट करने से या किसी केमिकल के एक्ट से। वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स एंड कंडीशंस कैन कॉज डीनेचुरेशन, मैंने आपको बता दी कि वो कौन कौन सी वैरायटीज हैं। उसके बाद हीट देखें, हीट कैन बी यूज्ड टू डिसरप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। दिस अकर्स बिकॉज हीट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी एंड कॉजेस द मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट। और प्रोटीन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट किए हुए होते हैं उनके दरमियान वाइब्रेशन पैदा होती है, उससे उनका स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिसरप्ट करती है क्योंकि अल्कोहल के अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो 70% solution is used as disinfectant on the skin. This concentration of alcohol is able to penetrate in the bacterial cell wall. ये जो सैनिटाइजर आप यूज करते हैं आजकल, वैसे भी कोविड में हैंड सैनिटाइजर यूज होते हैं, तो अल्कोहल क्या करती है, एक तो वो 70% से ऊपर कंसंट्रेशन अगर अल्कोहल हो तो वो बैक्टीरियल सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को डिजॉल्व कर देती है, उससे बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है और बैक्टीरिया या वायरस अगर उसकी लिपिड कंटेनिंग, जैसे कोविड वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस है, उसकी जो लेयर है ऊपर, लिपिड की लेयर है, वो सॉल्युबल है, अल्कोहल क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है तो ये उसको डिजॉल्व कर देती है। इससे वायरस का जो कोट है, ठीक है, आउटर कोट जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। इसी तरह अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट भी कर देती है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस माइक्रोब को पानी से विड्रा कर लेती है, उसके अलावा वो सर्वाइव नहीं कर सकता। 95% अल्कोहल इज मेयरली coagulates the protein completely, ये प्रोटीन को coagulate कर देता है। 95% अल्कोहल outside the cell wall and prevents any alcohol from entering in the cell. So अल्कोहल अगर 95% होगी तो बाहर coagulate हो जाएगी, सेल में एंटर नहीं होगी। 70% सोल्यूशन जो है ये डिसइंफेक्टेंट यूज होता है क्योंकि ये पेनिट्रेट कर देती है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, ये खास याद रखना है। ज़्यादा कंसनट्रेटेड अल्कोहल होगी तो बाहर क्लम्प कर देगी जो आउटर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये अल्कोहल की का तरीकाकार था। एसिड बेसिस
ये और 60 ब्रिजेस ये भी डिसरप्ट कर देते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं प्रोटीन के अंदर, क्योंकि एसिडिक पोर्शन भी है, बेसिक पोर्शन भी है। प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स के अंदर अमाइनो ग्रुप है वो बेस से रिएक्ट कर जाएगा, उससे एसिड से रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि अमाइनो वो बेसिक ग्रुप है, और जो उसके अंदर कार्बोक्सिलिक पोर्शन है वो बेस से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये डीनेचर कर देंगे प्रोटीन को। ठीक है, हैवी मेटल साल्ट्स क्या करते हैं, दे एक्ट टू डीनेचर द प्रोटीन्स। ठीक है, ये यूजुअली कंटेन हैवी मेटल किसको कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, मर्करी, लेड, सिल्वर, ठीक है, कैडमियम वगैरह, ये सब मेटल्स हैं इनका एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सिंस साल्ट्स आर आयनिक दे डिसरप्ट द साल्ट ब्रिजेस, क्योंकि साल्ट आयनिक होते हैं तो उनकी ब्रिज ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन यूज टू अब इसी तरह जो मेटल्स हैं, ये जो प्रॉपर्टी है प्रोटीन को डीनेचर करने की, इसीलिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है एज अ डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है दैट यूज टू प्रिवेंट गोनोरिया इन्फेक्शंस इन द आईज ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स। जो नए नवजायदा बच्चे होते हैं उनकी आंखों में गोनोरिया का इन्फेक्शन आ सकता है, उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज होता है। सिल्वर नाइट्रेट इज आल्सो यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शंस। इसी तरह मर्करी साल्ट्स, मर्क्यूरोक्रोम और थायलेट जो है, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस इन द वुंड्स। ठीक है जी, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साल्ट्स को वो कर देते हैं। ये देखिए आपके पास एसिडिक प्रोटीन डीनेचर कौन से होते हैं, ये वो एसिड हैं जो प्रोटीन को डीनेचर करते हैं। ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, सल्फोसैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं इनमें, इथेनॉल और मेथनॉल है। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ये डिजॉल्व कर देते हैं प्रोटीन को अपने अंदर। क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटारेल्डिहाइड। ठीक है, और केओट्रॉफिक एजेंट्स हैं डिफरेंट किस्म के, डाइसल्फाइड बॉन्ड रिड्यूस करने वाले एजेंट्स हैं। ठीक है, मार्सेप्टोइथेनॉल है, डाई थायोथियोल है। अच्छा, इसके अलावा पिक्रिक एसिड है और रेडिएशन है, टेम्परेचर है, ये सब क्या करते हैं प्रोटीन के डिसरप्टिंग रिएजेंट्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास फर्दर जो एग्जांपल है वो ये है, एग्जांपल ऑफ द डीनेचरेशन दैट अकर्स इन द लिविंग। इनमें डीनेचरेशन ऑफ ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन हेयर द एक्सटेंट टू व्हिच फैटी एसिड ऑक्सीजनेज। ठीक है, इसी तरह इन कुकिंग एग्स, एग कुक होता है, देखें वो हार्ड हो जाता है, कोगुलेट हो जाती है प्रोटीन। ठीक है, देखें कुकिंग एग टर्न्स इनटू इन देम ऑफ रनी टू सॉलिड, क्योंकि वो पहले रनी होता है एग जो है, डेफिनेटली लिक्विड होता है, उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो फिर जम जाती है। इसी तरह मिल्क जो है उसके अंदर आप अगर एसिड डाल दें तो वो कर्ड्स बन जाती हैं उसके अंदर, जैसे स्प्लिट मिल्क होता है। ठीक है, मिल्क स्प्लिटिंग ऑफ मिल्क है। बैक्टीरिया इन द मिल्क दैट ग्रोज एंड फॉर्म लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया भी दूध पड़ा रहे तो उसको जो है उसके अंदर लैक्टोज पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो मिल्क के अंदर मौजूद होते हैं, वो फर्मेंटेट करते रहते हैं मिल्क की शुगर्स को, और इस तरह मिल्क जो है वो योगर्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है, और अगर उसको हम बॉयल करेंगे मिल्क को तो उसके भी कर्ड्स बन जाएंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर प्रोटीन्स का। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी मर्जी। ठीक है जी, बेल आइकन भी दबाइएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा ताकि नई अच्छी वीडियोज़ आपके लिए हम बनाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।